एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th अकाउंटेंसी से दोस्तों हमारी सेकंड वीडियो आ रही है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, देखेंगे और समझेंगे इस चैप्टर की हर एक गहराई को, डेफिनेशन जानेंगे, हर एक चीज़ की डेफिनेशन जो कि आप अकाउंटेंसी में यूज़ करते हैं दोस्तों, बहुत डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप हैं 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपके सामने आ चुका है। मीनिंग पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत ही फैंटास्टिक और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गया है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी बिजनेस की जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदल कर रख दे दोस्तों, उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन। सिंपल भाषा में वो लेन देन, मतलब किसी से कुछ लेना या किसी को कुछ देना। लेना क्या है? रॉ मटेरियल ले लो, फिनिश गुड ले लो। देना क्या है? कैश दे दो। ठीक है, गुड्स भी बेच सकते हो आप, कैश ले भी सकते हो आप। तो कोई भी बिजनेस की एक ऐसी लेन देन की जो बात चल रही है दोस्तों, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। बस वो पैसे से रिलेटेड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, whenever any business transaction take place it result in a change in the value of some assets, liabilities and capital। जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी दोस्तों, वो हमेशा आपकी एसेट्स की वैल्यू को या लाइबिलिटीज की वैल्यू को या कैपिटल की वैल्यू को चेंज कर देगा। हो सकता है वो एसेट बढ़ा दे, हो सकता है एसेट घटा दे, हो सकता है लाइबिलिटी बढ़ा दे, हो सकता है लाइबिलिटी घटा दे, और हो सकता है कैपिटल को बढ़ाने या घटाने का काम कर सकती है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। कुछ फीचर है बिजनेस ट्रांजैक्शन के। पहला, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा, ट्रांजैक्शन इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल का मतलब है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरी फर्म है, उसके अंदर अंदर की हो सकती है। जैसे मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा हूं तो ये बात अंदर अंदर की है, बाहर वालों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, और बात एक्सटर्नल हो सकती है। एक्सटर्नल का मतलब है मैं अपने डेट्स को पे कर रहा हूं, ठीक है, जो भी मैंने लोन वगैरह ले रखा है उसको सेटल कर रहा हूं, तो ये हुआ बाहर वालों से डील करना। इंटरनली मतलब अंदर वालों से डील करना, जो आपकी फर्म का पार्ट है उनसे डील करना इंटरनल ट्रांजैक्शन है। और बाहर वालों से डील करना, रॉ मटेरियल की पेमेंट करना, मशीन की पेमेंट करना, बैंक का लोन चुकाना, ये सब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा, हमेशा ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाएगी, या तो एसेट में चेंज लाएगी, लायबिलिटी में चेंज लाएगी, या फिर कैपिटल में चेंज लाएगी। कुछ तो चेंज आएगा, फॉर श्योर चेंज आने वाला है। और फोर्थ फीचर है दोस्तों, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई जो चेंज है वो मनी की टर्म में होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी यही तो कहती है हर चीज किसकी टर्म में होनी चाहिए? मनी की टर्म में। क्योंकि उस चेंज का मैं क्या करूं जो कि मनी की टर्म में ना है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी हो रहा है वो सब कुछ मनी की टर्म में होना चाहिए। पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी, क्योंकि मनी है तो सब कुछ है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने आ चुकी है। इवेंट क्या होता है? इवेंट है, डेफिनेशन लिखा है, एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, जब वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है तो वो हमारा कहलाता है इवेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने जितनी परचेज करी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक साल में मैंने जितनी परचेज करी वो तो ट्रांजैक्शन है। लेकिन उसका जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों उसको कहेंगे इवेंट। कि पूरे साल में मैंने इतने का माल खरीदा या इतने का माल बेचा, डेट इज कॉल्ड इवेंट। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। अकाउंट, An account is a record of all business transaction related to a particular person or item। देखिए अकाउंट का मतलब क्या है? एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस चीज का? जो भी मैं कर रहा हूं बिजनेस में, या जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है किसी इंसान से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना ही कहलाता है दोस्तों अकाउंट। सिंपल भाषा में बताता हूं, ठीक है, मैंने राम से 5,000 रुपए का माल खरीदा, फिर मैंने राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा, फिर मैंने राम से 15,000 रुपए का माल, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड हो सकता है, मैंने खरीदा है। ठीक है, तो राम के लिए मैं एक अकाउंट अलग बनाऊंगा
जिसमें मैं जो जो राम से खरीद रहा हूं उसको नोट करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। राम से खरीदा 5,000 का माल नोट कर लिया, फिर 10,000 का नोट कर लिया, 15,000 का नोट कर लिया। ये तो माल खरीदने की बात हुई, दैट इज परचेजेस है, पैसा भी तो देना है। तो राम को मैं किस किस टाइम पर कितना कितना पैसा दे रहा हूं मैं वो भी नोट करूंगा। पहले मैंने राम को 5,000 रुपये दिए, इस तारीख को दिए, फिर मैंने 10,000 रुपये दिए, इस तारीख को दिए, फिर मैंने 15,000 रुपये दिए, इस तारीख को दिए। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंट। अकाउंट मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसी भी चीज का या किसी भी इंसान का जिसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करी गई है। मैं सैलरी दे रहा हूं अपने एम्प्लॉइज को, तो मैं उसका भी रिकॉर्ड रखूंगा कि भाई सैलरी किस दिन गई, इस दिन गई, ठीक है। तो अकाउंट का मतलब है लेखा जोखा। लेखा जोखा का मतलब हो गया हर एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया हर ट्रांजेक्शन का जो कि मेरे बिजनेस की है। मैं किसको क्या दे रहा हूं उसको नोट करूंगा, किससे क्या ले रहा हूं वो नोट करूंगा। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अगला आता है कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो कि हमारे प्रोप्राइटर ने, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में लगाया है, उस पैसे को मैं कहता हूं कैपिटल। ये गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, मालिक ने बिजनेस स्टार्ट करा, उसके पास गुड्स ऑलरेडी थे, उसने गुड्स लगा दिए बिजनेस में। कैश हो सकता है दोस्तों, पैसा जो कैश हो दे रहा है। सर्विस हो सकता है, मतलब वो मेहनत कर रहा है तो वो मेहनत ही उसकी कैपिटल है दोस्तों। ज्यादातर हमारी कैपिटल कैश की फॉर्म में होती है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। कैपिटल मतलब वो पैसा जो प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, कैपिटल। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। और कैपिटल का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। आपके बिजनेस की कैपिटल मतलब आपके बिजनेस की जो नेट वर्थ है दोस्तों, वो तब पता चलेगी जब मैं सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज को सेटल कर दूंगा, तब जाके पता चलेगा आपके बिजनेस की एक्यूरेट वैल्यू या कैपिटल की वैल्यू क्या है, कितना आपने लगाया था और कितनी वैल्यू अब आपने उसकी कर ली है। वो सब के सब दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है दोस्तों ड्राइंग्स की। ये ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स का मतलब है जो भी पैसा हमारा प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेता है। पर्सनल यूज का मतलब है वो कैश ले सकता है, वो गुड्स ले सकता है। बिजनेस से जो भी आप निकाल रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, आप प्रोप्राइटर है बिजनेस के, आपने बिजनेस से 5,000 रुपये निकाले, ठीक है, आपको अपनी बाइक खरीदनी थी, ठीक है, आपको अपना इंश्योरेंस कराना था, आपको अपने घर के लिए फ्रिज खरीदना है, वो सब का सब दोस्तों हमारा ड्राइंग्स कहलाती है। तो ड्राइंग्स का मतलब है कोई भी खर्चा जो बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने ऊपर कर रहा है या अपनी जरूरतों के ऊपर कर रहा है और जिससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, वो सब के सब दोस्तों हमारी कहलाती है ड्राइंग्स। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं इस बात को। अगली आती है डेफिनेशन हमारी लायबिलिटी की। अब ये लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों। लायबिलिटी का मतलब है जितना पैसा फर्म ओ करती है आउटसाइडर्स को, अर्थात सिंपल भाषा में जितना पैसा फर्म ने बाहर वालों को देना है। किसको देना? बाहर वालों को देना है, देनदारी, सिंपल भाषा में देनदारी। जितना पैसा आपको देना है बाहर वालों को, जिनसे भी आपने उधार लिया है, आपने हो सकता है रॉ मटेरियल उधार लिया हो, फिनिश गुड उधार लिए हो, फर्नीचर उधार लिया हो, माल उधार लिया हो, कुछ भी उधार लिया हो, तो जितना पैसा आपको देना है बाहर वालों को दोस्तों, उसी को हम लोग कह के चलते हैं लायबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। तो जितना पैसा आपको बाहर वालों को देना है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं लायबिलिटी, ठीक है। और इसमें वो पैसा कभी नहीं आता जो प्रोप्राइटर लगाता है। जो पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया वो कभी लायबिलिटी में नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले अगर बाय चांस बिजनेस के ऊपर कोई भी लायबिलिटी होती है तो बाहर वालों की सेटल करी जाएगी। उसके बाद अगर कुछ भी बच गया तो वो सारा प्रोप्राइटर का, लेकिन सबसे पहले किसको सेटल करना है? बाहर वालों को। तो सबसे बड़ी टेंशन किसकी है? बाहर वालों की। अपने पैसे को ना देखो, पहले बाहर वालों को सेटल करो, क्योंकि आप अपने आप को नहीं मारोगे, बाहर वाले आपको लेकिन बहुत मारेंगे अगर आपने पैसा नहीं दिया तो दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। लायबिलिटी हमारी दो तरह की हो सकती है दोस्तों, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल वो है जो प्रोप्राइटर ने, जो कंपनी के ऑनर ने, जो फर्म के ऑनर ने, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर ने अपना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, वो हुई इंटरनल लायबिलिटी। सिंपल भाषा में जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी कहला सकता है। वो सिंपल भाषा में हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए वो पैसा हुआ इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी को सेटल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर हो तो कर लो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। इंटरनल लायबिलिटी तो अपना पैसा है, अपना पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस बिजनेस डूब गया तो सबसे पहले बाहर वालों को सेटल करना, अगर उसके बाद कुछ बचा
तो इंटरनल लायबिलिटी को सेटल करूंगा, नहीं तो खत्म, पैसा डूब गया तो डूब गया। इस पैसे की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। डेफिनेशन लिखी गई है, ऑल अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर, जितना पैसा बिजनेस को प्रोप्राइटर को पे करना है या ऑनर्स को पे करना है, उस पैसे को दोस्तों मैं क्या कह चलता हूं, इंटरनल लायबिलिटी। इसमें आता है कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कैपिटल का मतलब है जितना पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया था आपको सबसे पहले तो वो पे करना है, और इसके अलावा जितना प्रोप्राइटर का हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, भाई मेहनत करिए, प्रोप्राइटर ने बहुत मेहनत करी है, तो प्रोप्राइटर की मेहनत प्रॉफिट के रूप में उसको वापस करनी है। इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल लायबिलिटी। और मैंने आपको बता दिया कि अगर फर्म डूब जाती है, बिजनेस डूब जाता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी में सारा पैसा खर्च हो गया, आपके बिजनेस को बेचने के बाद, खत्म करने के बाद 60 लाख रुपीस बचे, 60 के 60 एक्सटर्नल लायबिलिटी में चले गए, बाहर वालों को सेटल करने में चले गए, तो इंटरनल लायबिलिटी के रूप में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। भूल जाओ, सबसे पहले एक्सटर्नल को सेटल करो, कुछ बचा तो इंटरनल का, नहीं तो इंटरनल के हिस्से में आने वाला है कुछ भी नहीं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो है जो आपको आउटसाइडर को देनी है, जिसमें आपके क्रेडिटर्स को सेटल करना है, जिससे आपने माल उधार लिया है उसको सेटल करना, उसको क्रेडिटर कहते हैं। बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट करा रखा है, बैंक से आपने लोन ले रखा है, सबसे पहले उनको सेटल करना है, क्योंकि वो सबके सब बाहर वाले हैं, वो अंदर के लोग नहीं है, वो बाहर वाले हैं, वो आपके बिजनेस के ऑनर नहीं है, वो सारे के सारे दोस्तों हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज के भी दो टाइप होते हैं, करंट और नॉन करंट। करंट वो है जिसको आपको 1 साल के अंदर अंदर सेटल करना ही करना है। ऐसी लायबिलिटी जिसको आप 1 साल के अंदर सेटल कर देंगे, हर हाल में 1 साल के अंदर देना है, मतलब देना है, एनी हाउ अरेंज फ्रॉम एनीवेयर, बट आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। ऐसी लायबिलिटी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं करंट लायबिलिटी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हमें 1 साल से पहले सेटल करना पड़ता है, और हमारा बिल्स पेबल, मतलब जितने भी बिल्स आपके ऊपर पेड हैं, आपको देने हैं उनको, तो 1 साल के अंदर आपको देने पड़ेंगे। जब आप किसी से उधार माल लेते हैं तो आपको बिल पे करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल, और आप 1 साल के अंदर उसको पे कर सकते हैं। दूसरी आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटी है जो आप 1 साल से ज्यादा टाइम में सेटल कर सकते हैं, मतलब उसको सेटल करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा समय है। आप 1.5 साल ले लो, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 4 साल ले लो, 5 साल ले लो, 10 साल ले लो। ऐसी लायबिलिटी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन। आपने बहुत लंबे टाइम के लिए लोन लिया है और आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इंस्टॉलमेंट जा रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरे आते हैं हमारे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पैसा लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको हम 5 साल के लिए पैसा लेने के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि एसेट्स क्या होते हैं और एसेट्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, जिसमें नॉन करंट, करंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, सबको समझाऊंगा दोस्तों। और आगे चैप्टर में लेके चलूंगा आपको कैपिटल शिफ्ट और रेवेन्यू शिफ्ट की तरफ। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। दूसरी वीडियो में चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।